जय हिंद। आज का इस वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने देश के स्पेस एजेंसी के बारे में और अपना देश का स्पेस कितना आगे निकल गया, क्या है दुनिया से पूरा टक्कर ले सकता है और अभी तक इसरो ने कौन कौन से ऐसे रॉकेट को लॉन्च किया है जिससे आपको सुनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा। आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम लोग पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन फ्यूचर इसरो क्या क्या कर सकता है और अभी तक इसरो ने ऐसा कौन कौन सा काम कर दिया जो पूरी दुनिया के लिए एक सोचने का विषय बना हुआ है। तो भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से विश्व में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। इसरो जो था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिसमें चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी शामिल है। अब भारत जो है ना अपने नए मिशन चंद्रयान 3 और गगनयान के साथ अंतरिक्ष के अन्वेषण में नए आयाम जोड़ने की तैयारी में। यानी इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग केवल स्पेस से रिलेटेड और इसरो से रिलेटेड ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मिशन हैं और जो बहुत ही डेंजर मिशन को भारतीय इसरो ने उसको कंप्लीट करके दिखाया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो आपको फोटो दिख रहा है इसरो द्वारा लॉन्च एक सैटेलाइट का है और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये श्रीहरिकोटा से जहाँ इसरो अपना रॉकेट लॉन्च करता है वहाँ का फोटेज है। यानी आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। यानी इसरो इस तरह से प्रगति कर रहा है कि दुनिया के बहुत से बड़े बड़े स्पेस को भी पीछे छोड़ रहा है और आने वाले समय में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास जो है इसरो का 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक लंबी यात्रा का हिस्सा रहा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने धीरे धीरे भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति में बदल दिया। भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ और उसके बाद में इसरो ने लगातार सफलता हासिल की और उसके बाद इसरो कभी पीछे मुड़ा ही नहीं और एक पर एक रॉकेट जो होता है लॉन्च करते ही चला गया। आपको इस वीडियो में ये जो फोटो दिख रहा है ये है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो वजन था 360 किलो वजन था और ये करीब 17 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद 10 फरवरी 1992 को वापस भी लौट आया था। यानी इंडियन स्पेस में जो था एक बहुत ही बड़ा सफल लॉन्चिंग था आर्यभट्ट का, जो कि अपना काम करने के बाद भी वो स्पेस से सीधा धरती पर आ चुका था। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जो स्पेस को एक नई बुलंदी पहुंचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिए थे। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि इसरो ने ऐसा कौन कौन सा महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है। तो इसमें जो मैंने आपको पहला बताया था कि आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था जिसका वजन था 360 kg। ये जो महत्वपूर्ण मिशन था इसरो का वो था चंद्रयान 1, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था और ये भी चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने के लिए ही गया था। और स्टार्टिंग में यही बताया था कि जो चंद्रमा पर पानी अभी भी अणु के रूप में वहां पर मौजूद है। अब हम लोग का जो था एक मंगलयान जो था जो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। यानी आप ये समझ लीजिए कि भारत जो था स्पेस में कितना ही ज्यादा अहम है और कितना ही सफलतापूर्वक लॉन्चिंग करने वाला एशियाई देश भी बन गया। अब हम लोग का जो चंद्रयान 2 था 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज का प्रयास करने के लिए गया था। लेकिन आप लोग को यह पता ही होगा कि जो चंद्रयान 2 था चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था। चंद्रमा की धरती पर जैसे ही पहुंचा था, यानी यहाँ से 2 किलोमीटर जैसे ही ऊपर था चंद्रमा की धरती से, वहीं पर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यानी इसरो उससे कनेक्ट नहीं कर पाया था, जिसके चलते चंद्रयान 2 मिशन भी फेल हो गया था। आप ये देख सकते हैं कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से। कि चंद्रयान 1 जो था इसके भी बारे में थोड़ा बहुत हम लोग और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ था। आप ये जो देख रहे हैं जो चंद्रयान 2 जहां से लॉन्च हुआ था वहीं से चंद्रयान 1 भी लॉन्च हुआ था। चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर यानी 3000 चक्कर लगाए थे। यानी कोई भी अगर रॉकेट अगर जाता है किसी भी प्लेनेट पर तो वहां पर केवल उसका सॉफ्ट लैंडिंग ही कराया जाता है। अगर उस सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता हो तो या तो डिस्कनेक्ट हो जाता है या तो हम उस सतह के ऊपर ही उस रॉकेट को उसी के ऑर्बिट में स्थापित कर देते हैं, जिससे वहां पर एक्सपेरिमेंट करते ही रहता है। अब देखिए जो चंद्रयान 1 का जो मिशन था वो केवल 2 साल का था। 19 अगस्त 2009 को इसका भी संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी। यानी जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रयान 1 ने पूरी दुनिया को पहली बार ये बताया था कि चांद पर पानी है, लेकिन वो जो पानी है लिक्विड के फॉर्म में नहीं है। जैसे आज हम लोग पृथ्वी पर ये
सकते हैं कि पानी है उसको पी सकते हैं, उससे बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कंडीशन नहीं है। चंद्रमा पर जो भी पानी है वो मॉलिक्यूल के रूप में है, आप सिंपली उसको मॉलिक्यूल ही समझ सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद में लॉन्च किया गया था। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया था कि चंद्रयान जो 2 था वो असफल रहा था, यानी चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। चंद्रमा की धरती से 2 किलोमीटर ऊपर ही उसका जो कनेक्शन था इसरो से टूट गया था, जिसके चलते चंद्रयान 2 जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था जो कि साउथ मून पर लॉन्च किया गया था और ये सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल भी रहा था। 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 और भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती की कक्षा में स्थापित हुआ, लेकिन इसका विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल रहा। इस सफलता से भारत ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे जो चंद्रयान 3 के विकास में काम है, यानी चंद्रयान 3 अभी भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर काम कर रहा है और वहां पर कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर चंद्रयान 3 उतरा है वहां पर दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंच पाया है, यानी चंद्रयान 3 जिस मिशन पर चौंका हुआ है वहां पर केवल एक देश इंडिया ही है जो अभी तक वहां पर चौंक पाया है। और जहां पर चंद्रयान 3 चौंका है उस जगह का नाम शिव शक्ति के नाम से रखा गया है। आपको ये भी नोट कर लेना चाहिए कि उस पोजीशन का नाम जो है शिव शक्ति है। आप ये देखिए जो चंद्रयान 3 था इसरो के बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से प्रक्षेपित किया गया था, यानी 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर ही इसको लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। आप ये जो फुटेज देख रहे हैं 14 जुलाई 2023 का, जो कि श्रीहरिकोटा से ही इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए जो चंद्रयान 3 था इसका थोड़ा बहुत हम लोग विशेषता जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 का आखिर विशेषताएं क्या है और ये चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अत्याधुनिक और खास क्यों। इसमें जो पहला था विक्रम लैंडर अधिक परिशुद्धता के साथ इसको डिजाइन किया गया था, यानी जो चंद्र 2 में जो लगाया गया था उसको मॉडिफाइड करके चंद्रयान 3 में इंसर्ट किया गया है। इसमें जो है रोवर जो है चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा, यानी कोई भी चंद्रमा की धरती पर इस तरह से उतरता है वहां पर ये रिसर्च करता है। आप इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी पोजीशन पर उतरते समय उसका जो होता है वेग जो होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी बहुत ही स्मूथ वहां पर उतरता है, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। यानी इस मिशन की प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब इसमें जो है चंद्रमा की कड़ी सतह और कम गुरुत्वाकर्षण तकनीकी समस्याओं का समाधान, खासकर लैंडिंग के समय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और उच्च उम्मीदें। यानी आप ये देख सकते हैं कि जो चंद्रमा की धरती है बहुत ही उबड़ खाबड़ है, यानी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि जो वेट जो शरीर का धरती पर आता है चंद्रमा पर जाने के बाद में बहुत ही ज्यादा घट जाता है। चंद्रयान 3 के मिशन से हम लोग को क्या क्या पता चलता है, इसमें यह पता चलता है कि चंद्रमा के 23 स्थानों पर रासायनिक तत्वों की मौजूदगी, यानी वहाँ पर कई तरह के मॉलिक्यूल का भी पता चलता है। वहाँ पर यह पता चलता है कि वहाँ पर जो मौजूद है किस तरह का पदार्थ है। सतह पर एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम का भी हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर कितना मात्रा में उपलब्ध है, अगर है या नहीं है, यह भी सब चीज वहाँ पर क्लियरिफाई हो जाता है। अब इसमें मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता चलता है। एक तरफ से हम ये बता सकते हैं कि चंद्रयान 3 हम लोग के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है और ये पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर हो सकता है कि अगर मानव मिशन वहां पर इन फ्यूचर जा सके। हाल ही में आप देख रहे हैं कि मंगलयान मिशन भी लॉन्च किया गया था, यानी मंगल पर भी रिसर्च चल रहा है कि क्या वहां पर जीवन संभव है नहीं है। उसी तरह चंद्रमा पर भी हम लोग जगह जगह खोज करते ही रहते हैं कि क्या वहां पर इन फ्यूचर मानव को बसाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर वातावरण बनाया जा सकता है कि नहीं। आपको इसमें कौन सा पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट जरूर करें। अब देखिए चंद्रयान 3 के बाद भारत जो होता है गगनयान मिशन लॉन्च करने की तैयारी में, और गगनयान मिशन जो होता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिशन होने वाला है, क्योंकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। इससे पहले आप ये देखे होंगे कि जो नासा है कई बार इंसान को स्पेस में भेज चुका है, लेकिन अभी तक इंडिया नहीं भेजा है। लेकिन अब इंडिया का टाइम है, क्योंकि भारत जो है अपने स्पेस सेक्टर में बहुत ही आगे निकल गया और भारत भी अपना गगन मिशन लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब देखिए इसके अंतर्गत भारत के लिए गगनयान मिशन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व का विषय है। इस मिशन के तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। यह मिशन भारतीय अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित हो सकता है। अगर ये
चार जो आपको दिख रहे हैं कोई साधारण पर्सन नहीं है, बल्कि एयरफोर्स से ही गए। एयरफोर्स से इसलिए लिए गए हैं क्योंकि एयरफोर्स में जो होता है बहुत ही टेक्निकल राउंड होता है, उसमें उनको ये लॉजिक सिखाया गया है कि कौन सा मोमेंट पर कौन सा डिसीजन लेना है, क्या सोचना है, क्या एक्शन लेना है। ये जो चीज है एयरफोर्स के पर्सन जो होता है बहुत ही बखूबी करते हैं, इसीलिए इनको एयरफोर्स से ही सिलेक्टेड किया गया है। हो सकता है कि गगनयान मिशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि नॉर्मल लोग उसको सॉल्व ना कर पाए, लेकिन इन लोग के पास में इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि वो किस मोमेंट पर कौन सा पोजीशन ले सकते हैं, इनको भली भांति पता रहता है। ठीक है, देखिए अब ये गगनयान मिशन में इस तरह से आपका पार्टिकल लगा रहता है। ये जो आपको दो पार्टिकल दिख रहा है, ये दोनों आपस में कमांड हो जाता है, और ये जो पार्टिकल जो कमांड रहता है ये एक बड़ा सा रॉकेट में इंसर्ट किया रहता है। यानी जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाता है, ये रॉकेट का कुछ पार्ट जो होता है ना एक दूसरे से सेपरेट होते जाता है, और लास्ट में केवल एक यही पार्टिकल होता है जो कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ने के बाद में ऑटोमेटिक ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र होने के बाद में इसको जहां जाना रहता है उसी ऑर्बिट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्या है देखिए, इसमें जो है ना 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। GLLV Mk3 जो रॉकेट है ये ह्यूमन को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए काम करेगा, और इसमें जो अंतरिक्ष की ट्रेनिंग भी कराई गई है, जिसमें भारतीय वायुसेना के पायलटों को रूस में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी जो हम लोग के जो देश के जो पायलट हैं जो कि एयरफोर्स के हैं, उनको रूस में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि रूस भी जो है ना स्पेस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अगर वहां से अगर हम लोग का वैज्ञानिक अगर कुछ सीखता है और स्पेस में जाता है तो भी हम लोग का देश के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि रहेगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता होगी। मिशन के लिए आवश्यक जटिल तकनीकी प्रणालियां, बजट की बाधाएं और अंतरिक्ष सहयोग का भी थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसमें ये भी दिखाया गया है कि बजट, देखिए आज के समय में अगर हम स्पेस सेक्टर में बात करें तो इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो कहीं भी कभी भी किसी को भी ले जा सकता है। यानी आज के समय में भारतीय जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। यानी इसरो के पास में आज के समय में पैसा का कोई कमी नहीं है, यानी बजट को तो इसमें निकाल ही दीजिए। आज के समय में इसरो अपने प्रयोग को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी उसमें उसको पैसा के लिए कोई रुकावट कोई कमी है ही नहीं। यानी आज इंडियन हमको अपने देश की स्पेस एजेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग ये देखेंगे कि विश्व में भारतीय एजेंसी का कौन सा पोजीशन है और भारत का इसमें कौन सा स्थान है जो कि रॉकेट को लॉन्च करता है। तो भारत ने अपनी कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। मंगल मिशन जिसको बोलते हैं मंगलयान, जिससे सफलता है इसकी मिसाल है। आपने देखा होगा कि भारत ने किसी आर्यभट्ट को भी 1975 में इसको लॉन्च किया था, लेकिन अब जब दुनिया के अन्य देश जैसे अमेरिका, चीन और रूस अंतरिक्ष में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे हैं, भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट कंपनियों के कारण प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गया है। यानी भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये है कि दुनिया में जो है बहुत इसको टक्कर देने के लिए एजेंसी खड़ा हो गई है, लेकिन आज के समय में भारतीय स्पेस एजेंसी कभी रुकने वाला है नहीं। दिन पर दिन भारतीय इसरो हमेशा आगे बढ़ते ही रहेगा। इसमें देखिए कि कोई भी भारत जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उससे सामाजिक और वैज्ञानिक पर क्या महत्व पड़ता है। भारत के अंतरिक्ष मिशन का महत्व जो है सिर्फ तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, ये मिशन देश को कई अन्य क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हो गया सामाजिक लाभ, यानी दूरसंचार हो गया, मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन के लिए सैटेलाइट का उपयोग करना। यानी अभी तक हम जितना भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो केवल सैटेलाइट से ही आता है। अब इसमें यह भी पता चलता है कि चंद्रमा और मंगल पर नई खोजों से मानवता को कौन सी नई जानकारी प्राप्त हो रही है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी इन मिशन के माध्यम से भारत कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हो रही है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारतीय यानी इसरो जो भी कोई काम करता है इससे पूरे ह्यूमन लाइफ यानी पूरे वर्ल्ड पर उसका बहुत ही अच्छा ही इफेक्ट पड़ता है, यानी उससे कुछ न कुछ प्रॉफिट होता ही होता है। आज इंडियन हमको अपने एजेंसी पर प्राउड फील होना चाहिए। कि भविष्य की योजना क्या है, यानी इसरो और भविष्य में क्या क्या चीज नया करने जा रहे थे कि इसमें जो होता है चंद्रयान 3 और गगनयान के बाद इसरो की योजनाएं और भी महत्वाकांक्षी है, जिसमें शुक्र ग्रह पर मिशन की तैयारी की जा रही है और भविष्य में भारत अपने अंतरिक्ष अन्वेषण को और बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। शुक्र ग्रह की सतह और वातावरण की खोज करना, और एक होता है मंगल मिशन, मंगल पर और अधिक गहन अनुसंधान करना। यानी आप इसमें जो दिख रहे हैं ये पूरा हम लोग का ऑर्बिट है, और ये पूरा देखिए यहाँ पर जो हम लोग का पृथ्वी और ये शुक्र है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रह मौजूद है। यानी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना कितना डिफिकल्ट है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है। यानी फिर भी इसरो इसको एक चैलेंज के रूप में लेता है और इसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देता है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो
फोटो ये पूरा सोलर सिस्टम है। आपको इसमें बहुत सारे यहाँ पर ग्रह दिख रहे हैं, मार्स, वेनस, सन, मरकरी और अर्थ, जुपिटर और वेनस। देखिए इसमें जो होता है हम लोग जहाँ पर रहते हैं इसको बोलते हैं पृथ्वी, और ये सूर्य। यानी आप इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी है कितना छोटा है और सूर्य जो होता है कितना बड़ा है। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना चाहिए कि जो सूर्य है वो भी पूरा यूनिवर्स में इतना सा है और इससे भी बड़ा बड़ा ग्रह इतना बड़ा बड़ा है, यानी जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। यानी हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रह पूरा यूनिवर्स में सबसे बड़ा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी केवल एक अनुमान लगाना, वो भी अपने आप में भी बहुत ही छोटा है। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि इसरो जो होता है और फ्यूचर में कौन सा कार्य कर सकता है जिससे मानव के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।